हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और उसकी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर हम दो चीज़ें मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहला कि हाँ, यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो किस इलेक्शन प्रोसेस के तहत जाके एक प्रेसिडेंट बनता है, और दूसरा उसके लिए जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, जो जनरल इंफॉर्मेशन और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मिल के आ जाती हैं। तो आपको यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में जेनेरिक भी पता होना चाहिए और फिर उसका इलेक्शन प्रोसेस भी पता होना चाहिए। जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की एक पूरी प्लेलिस्ट तो मिलेगी ही, बट आपको इस्लामियत की, आपको जनरल नॉलेज की, आपको और कई सब्जेक्ट्स जो कि सीएसएस, पीएमएस, यूपीएससी, आईपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। सो जी, शुरू करते हैं इसको। अब जी बात करते हैं सबसे पहले कि एक आदमी क्यों प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का। अब यूएस के अंदर टोटल मेन तीन इदारे हैं। एक है लेजिस्लेचर, एक है जुडिशरी और एक है एग्जीक्यूटिव्स। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका काम है जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हो उनके ऊपर अमल दरामद करना, और जुडिशरी का काम है कि जो लेजिस्लेचर कानून बनाए और जो एग्जीक्यूटिव उन पे अमल दरामद करे, वो दोनों को ऊपर से देखना है कि क्या कोई काम अपना गलत तो नहीं कर रहा या इंसानी हकूक के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा। तो ये काम है जुडिशरी का। अब एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उसके हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जो यूनाइटेड स्टेट है और वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। मतलब कि टोटल यूएस की इस वक्त 50 स्टेट्स हैं, तो 50 की 50 स्टेट का हेड जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट। और उस पूरे कंट्री का हेड भी कौन है, प्रेसिडेंट। सो एक पूरे कंट्री के एग्जीक्यूटिव फंक्शन जितने भी हैं जिसमें कानून पे अमल दरामद करवाना है, जैसे कि कोई फाइनेंस पूरे मुल्क की चल रही है, या पूरे मुल्क की कोई ट्रेड चल रही है, कुछ भी चल रहा है, इस तरह की सारी चीजें कौन देखता है, ये देखता है। और बाकी इसकी पावर्स के बारे में तो हमने पढ़ना ही है अगली वीडियो में। फिर जी एक्सट्रीम पावर्स होती हैं इसकी, और इसको पूरी दुनिया का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है यूएस के प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है इस टाइम। और ये अपनी कैबिनेट का भी मास्टर होता है। प्रेसिडेंट की अपनी एक कैबिनेट होती है कि जिसके अंदर उसके अपने अपने चूज करदा लोग होते हैं, और वो जब चाहे किसी को भी निकाल सकता है, वो जब चाहे किसी को भी रख सकता है। तो प्रेसिडेंट की अपनी कैबिनेट के अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि मतलब उसको की अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर इसके इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के कैसे होते हैं, ये सारा हमने इसी वीडियो के एंड तक पढ़ना है। तो अभी इसको आगे के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल अभी हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं उसको पूरा करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है? जो नेचुरल बोर्न सिटीजन होता है यूएस का, वही प्रेसिडेंट बन सकता है, और उसका 35 साल से ज्यादा उम्र उसकी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकता प्रेसिडेंट के। दूसरा, वो अपने कंट्री में 14 साल से ज्यादा रहा हो, मतलब यूएस के अंदर वो 14 साल से ज्यादा रहा हो, 35 साल से ज्यादा एज हो, और नेचुरल बोर्न सिटीजन हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए उनको बड़े गौर से सुने, सिर्फ ऊपर से ना निकालें चीजों को। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आपको समझनी पड़ेंगी, कन्वेंशंस होती क्या है। कन्वेंशंस यूजुअली वो काम होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होते, बट वो हो रहे होते हैं। जैसे कि एक कन्वेंशन ये है यूएस के अंदर कि कोई भी वुमेन जो है वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीती, और इलेक्शन कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो अभी भी देखें, अभी भी नहीं बनी, हालांकि ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा वुमेन नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं कन्वेंशन। इसी तरह कोई रोमन कैथोलिक जो है वो कभी भी नहीं बना, लेकिन हाँ एक दफा जीएफ कैनेडी जो है वो बन गया था, वो रोमन कैथोलिक थे। तो ये भी एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक दफा यूएस में कोई रोमन कैथोलिक जो है ना प्रेसिडेंट बना था, वो कौन होगा, वो है जेएफ कैनेडी। फिर जी, यूएस के प्रेसिडेंट की टर्म जो होती है वो 4 साल होती है, और एक प्रेसिडेंट होता है अकॉर्डिंग टू 22nd अमेंडमेंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके मुताबिक एक प्रेसिडेंट जो है वो 2 दफा टर्म नहीं ले सकता, मतलब वो 8 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकता। तो 4 साल एक टर्म में, अगली साल टर्म में 4 साल, तो 2 दफा से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता एक ही बंदा बार बार। फिर दूसरा, नो रिस्ट्रिक्शन टू री इलेक्शन। अगर दोनों पार्टीज ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके इस बात पर आ जाए कि जी हाँ जी इलेक्शन में धांधली हो गई और इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो गए, तो वो दोबारा से इलेक्शन कराने पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल भी मना नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो 2 दफा इलेक्ट हुआ लेकिन उसने तीसरी दफा दोबारा से वोटिंग प्रोसेस के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब अब ये भी एक कन्वेंशन बन गई हुई है कि 2 दफा से ज्यादा री इलेक्शन नहीं करवाने हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वॉज इलेक्टेड फॉर थर्ड एंड फोर्थ टर्म।
जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था वो तीसरी और चौथी टर्म के लिए भी इलेक्ट हुआ था 22nd अमेंडमेंट से पहले। ठीक है, तो वो 4 दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यूज है। यूएस का 4 दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ 22nd अमेंडमेंट के बाद से। अब से 2 दफा से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। दूसरा जी, ये कि अगर लेट अस सपोज प्राइम मिनिस्टर जो है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है, उसकी डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देता है, ये इम्पीचमेंट हो जाती है। अब इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट ये होती है कि अगर किसी प्रेसिडेंट ने बहुत ही कोई गद्दारी कर दी हो या उसके ऊपर कुछ इस तरह उसने कर दिया हो, तो उसके ऊपर एक पूरा मुकदमा चलाया जाता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है या उसको शायद सजा भी हो जाएगा। सो वो इम्पीचमेंट होती है। सो अगर ये हो जाए इन तीनों में से कोई काम, तो क्या होगा? फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की सीट पर आके बैठ जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, लेट अस सपोज वो भी मर चुका हुआ है, या रेजिग्नेशन हो गया या डेथ हो या उसका कुछ इस तरह का हो गया, तो क्या होगा? फिर स्पीकर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो जाके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ जाएगा। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? टोटल दो जो है यूएस के अंदर मेन लेजिस्लेचर के पार्ट है, एक है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका स्पीकर वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर लेट अस सपोज वो भी नहीं मौजूद, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट जो है वो जो है फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस बन जाएगा। अगर वो भी नहीं है, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फिर अटर्नी जनरल, सो ऑन। तो यार अगर ये तो तब है ना कि जब पता नहीं मुल्क में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो, तो इतने सारे लोग इकट्ठे मर जाए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, तब जाके ये कह लें इतना, बस ये ज्यादातर ना वीपी तक ही काम जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तक भी शायद चला जाए अगर वीपी भी इकट्ठे रिजाइन कर दे दोनों मिलके। तो ये सारा कुछ नहीं होता। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इलेक्शन सिस्टम को, कि 50 स्टेट्स हैं। जब यूएस बना था तब 13 स्टेट्स थी। अब 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स के लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक बंदे ने प्रेसिडेंट बनना है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है कि जिसके अंदर ये भी सिलेक्ट कर लेना कि कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे। सो पार्टीज के अंदर सबसे पहले तो अपने बड़े ज्यादा इलेक्शन होते हैं सिर्फ कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए, जिनको हम प्राइमरीज और कॉकसेस कहते हैं। प्राइमरीज और कॉकसेस असल में ये एक मीटिंग्स हैं, जिन मतलब जो कि स्पेसिफिकली कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए की जाती हैं। मतलब लेट अस सपोज एक स्टेट है, सबसे पहले एक स्टेट कन्वेंशन से पहले भी प्राइमरीज और कॉकसेस बुलाई जाती हैं, जिसके अंदर वो सारे मिल बैठ के फैसला करते हैं कि जी कौन कैंडिडेट होना चाहिए। तो बड़ी कॉन्स्पेरेसीज होती हैं इसके अंदर। हर प्रेसिडेंट जो होता है वो हर जगह पे अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की पूरी कोशिश करता है जो कैंडिडेट बनना चाहता है। तो इसी तरह सबको मिला करके सबसे पहले तो प्राइमरीज होती है ना, कि स्टेट के अंदर छोटे छोटे जगहों पे, थोड़ी थोड़ी जगहों पे, वहां पर क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर एक कैंडिडेट जो है ना वो सिलेक्ट होता है। फिर उसके बाद वो कैंडिडेट स्टेट कन्वेंशन में जाता है। स्टेट कन्वेंशन में पूरी स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो आए होते हैं। फिर वो कैंडिडेट्स वहां पर जाते हैं। जो अभी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी इंटर पार्टी के अंदर 3-4 कैंडिडेट लेटर्स वो सिलेक्ट हो गए हैं प्राइमरीज और कॉक्सिस से। फिर वो जाएंगे स्टेट कन्वेंशन में। स्टेट कन्वेंशन में जिसमें उसी पार्टी के सारे लोग आए हुए हैं स्टेट लेवल पे। अब स्टेट कन्वेंशन पे वो क्या करेंगे? अपनी बात बताएंगे वही कैंडिडेट जो है 3-4, और फिर क्या होगा? उसी में से वोटिंग होगी और उनमें से कोई एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा वहां से। अब हर स्टेट से लेट अस सपोज एक एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या होगा? नेशनल कन्वेंशन होगा। नेशनल कन्वेंशन के ऊपर अंदर भी कोई क्या हो सकता है, कोई 15-20 कैंडिडेट्स आ जाए। फिर वो 15-20 कैंडिडेट्स नेशनल कन्वेंशन के अंदर क्या करेंगे? अपनी डिबेट्स करेंगे, बताएंगे कि जी हमारी ये आइडियोलॉजी, हम ये आगे काम करेंगे और हम पार्टी को इस तरह आगे लेके चलेंगे। या किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कोई पैसा ज्यादा लगा देगा, तो खैर जो भी है इस तरीके से। तो नेशनल कन्वेंशन के अंदर फिर एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, और अब जितने कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए वो भी उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी की, हर पार्टी की क्या होती है, ये रूल्स होते हैं। अब क्या? पार्टी डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल स्टेट असेंबल्स एंड नॉमिनेट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थ्रू बैलेट्स बाय ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट वोट्स इन नेशनल कन्वेंशन। अब वो वही बात मैंने जो आपको भी सारी उर्दू में समझाई है, वही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इसको जो है ना, इसको आप पढ़ लेगा। फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेटेड, जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है वो एक पार्टी ने अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दिया। सो आपके पास दो प्रेसिडेंट जो है ना वो आगे, एक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट, एक आ गया दूसरी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट। फिर क्या होगा? नेशनल कन्वेंशन यूनाइटेड होल पार्टी इंक्लूडिंग द लूजिंग कैंडिडेट। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, वो भी उसे भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हर बंदा किसको सपोर्ट कर रहा है? जो फाइनल जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट हो चुका होगा।
अब क्या होगा, अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के मेनली। अब सबसे पहले होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शंस। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टोटल अब इस टाइम इसके 538 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 438 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 100 जो है वो सेनेटर्स हैं। मैंने आपको बताया था दो दो हाउसेज हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक सेनेट। सेनेट के इस वक्त टोटल कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर्स हैं, और स्टेट्स टोटल कितनी है, 50। तो इसका मतलब हर स्टेट में से दो मेंबर जो हैं वो सेनेट, दो लोग जो हैं वो सेनेट जाते हैं। फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 438। इसका मतलब है कि जो 50 स्टेट्स हैं इसमें ये इक्वल डिवीजन नहीं है, जो जितनी बड़ी स्टेट्स है उसके अंदर से उतने ज्यादा कैंडिडेट्स जाते हैं, और जो जितनी छोटी स्टेट है उसमें से उतने कम कैंडिडेट जो हैं वो जाते हैं। सो ये एग्जांपल है, जैसे न्यूयॉर्क जो है वो बड़ी स्टेट है, उसके अंदर से 43 वोट्स जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर है उसके। और डेलावेयर जो कि एक छोटी सी स्टेट है उसके टोटल 3 वोट्स है सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो जितनी बड़ी स्टेट उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उतने ही ज्यादा वोट्स होते हैं। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, कि जितना बड़ा लैंड है ऑब्वियसली उसके लोग भी उतने ज्यादा है, फिर उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होता है जी, अब सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शन होते हैं। 438 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं इस इलेक्शन में। टोटल 100 सेनेटर्स हैं, उनका तरीका इलेक्शन का अलग है, तो वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। खैर बार अल्फाइव जो पहले इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर आप ये मेंबर सारे इलेक्ट होके आते हैं, और वो मेंबर्स इलेक्ट होकर फाइनल किस में आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। लोग इन 438 रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे एमएनए एमपीएस के इलेक्शन होते हैं यार, 438 मेंबर्स इनको सिलेक्ट किया जाता है और 100 सेनेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और फिर क्या होता है जी, ये लोग सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पर गेम यहाँ पर आती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सेनेटर्स, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो जो लोग हैं वो जीते हैं, उसी का प्रेसिडेंट बनता है। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान सिस्टम, जैसे एमएनए एमपी जिसके ज्यादा इलेक्ट होंगे वही उसी का बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह इनके जितने ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के लोग जिस पार्टी के सबसे ज्यादा इलेक्ट होंगे वही जो है प्रेसिडेंट, उसी पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। ये मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब स्टेट इलेक्शन, हर स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट के इलेक्शन होंगे, उसके मेंबर सिलेक्ट होंगे। फिर वो एक फाइनल, एक नेशनल जो है ना वो बुलाया जाता है कांग्रेस की तरफ से। फिर वहां से भी जो है ना वोटिंग होती है। तो अभी के लिए हम कहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं कि हमने पहले कैंडिडेट को नॉमिनेट करवा दिया, इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शंस हो गए। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शंस के बाद टोटल 538 मेंबर्स जो हैं उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया गया। फिर क्या होगा, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज मीट इन ईच स्टेट। हाँ, अब क्या होता है कि तो टोटल 50 स्टेट्स है ना, ये यहाँ पर है टोटल 50 स्टेट्स, लेट अस सपोज ये कर लें, कंसीडर कर लें कि ये 50 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये पूरा यूनाइटेड स्टेट है। तो अब क्या होगा, हर जो एक स्टेट है उसके अंदर जो जो उसके अंदर से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग सिलेक्ट हुए हैं या सेनेट के जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो प्रेसिडेंट, दो कैंडिडेट्स है ना, एक एक पार्टी और एक दूसरे पार्टी का कैंडिडेट है, वो उनमें से किसी एक को वोट डालेंगे। और हर जो जो स्टेट है उसके अंदर इसी तरह इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंट के। लेकिन ये इलेक्शंस ऐसे हैं जो कि ये एक छोटी सी जगह पे होंगे, क्योंकि ये 438 जो लोग हैं वो हर स्टेट में कह लो, ये न्यूयॉर्क थी ना, इसके अंदर 53 लोग हैं। और ये डेलावेयर है तो इसके अंदर सिर्फ 3 लोग थे जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के थे, प्लस 2 लोग इसमें सेनेट के ऐड कर दें, ये 55 हो गए, और ये टोटल 5 लोग हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ 5 लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और क्या होगा कि वो इलेक्ट करेंगे, वो वोट डालेंगे कि जी इन दो कैंडिडेट, जो कि दोनों पार्टीज, दो अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट हैं, उनमें से किसको प्रेसिडेंट बनाना है। इस स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर टोटल 55 लोग जो है वो मिलके वोट कास्ट करेंगे फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शंस के, इन दोनों कैंडिडेट में से किसको प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट करवाना है। तो इसका मतलब है कि जो जितने ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स जीतेगा उसके प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। मीट इन ईट, उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट जो होता है हर स्टेट का, लेट अस सपोज ये 55 लोगों ने वोट कास्ट किया, फिर यहाँ पर 3-5 लोगों ने वोट कास्ट किया, वो सारा वोट कास्ट होके मेन फिर जाता है फेडरल के पास, और वहां पर क्या होता है, फिर आखिर वोट काउंटिंग होती है। और कांग्रेस जो है वो एक सेशन बुलाती है, कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेचर, शुरू में भी बताया। फिर वहां पर वोट काउंट होते हैं,
अब यहाँ पर कुछ मिटिगेटिव्स आ जाती हैं कि लेट अस सपोज कि कोई कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर्ड मेजोरिटी हासिल नहीं कर सका जितनी मेजोरिटी उसे चाहिए थी, तो फिर क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कोई एक ऐसा बंदा उनमें से सिलेक्ट कर लेगा, उन पहले 3 लोगों में से, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिले होंगे। ठीक है, मतलब कि लेट अस सपोज अगर ट्रम्प और जो बाइडेन का इलेक्शन हो रहा है और दोनों में से कोई भी मेजोरिटी, जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी वो नहीं ले सका, तो क्या होगा कि उनमें से जिसने हाईएस्ट वोट लिए होंगे वो उसको इलेक्ट कर देंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, हर स्टेट को एक वोट दिया जाएगा और दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। तो अब टोटल 50 वोट्स हैं, तो जिसको ज्यादा वोट पड़े वो जीत जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, मतलब लेट अस सपोज उसमें भी इस तरह होता है कि 25 एक को वोट डाल देते, 25 स्टेट्स एक को वोट डाल देती हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के मजे हैं कि मतलब उसको कोई इलेक्शन से भी गुजरना पड़ेगा और वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल ऑफिस चल जाएगा। और फिर क्या होगा, ओवर टेकिंग सेरेमनी होगी जनवरी 20 वॉशिंगटन डीसी में। सो अब प्रेसिडेंट बन चुका हुआ। सो प्रेसिडेंट बन के उसकी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज।